नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में लूसेंट का जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास के भारतीय इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे दिया गया हमारा टॉपिक है सिंधु सभ्यता, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। तो यहाँ पे देखिए, जो इसका टाइम पीरियड पूछा जा रहा है कि कब से कब तक था, तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया। किसके थ्रू ये बना गया? तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन, ठीक है, रेडियो डेटिंग कार्बन, जिसके थ्रू टाइम का पता लगाया जाता है किसी चीज़ के बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड था रेडियो डेटिंग कार्बन के थ्रू बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। तो आपसे जब भी कोई पूछे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका खोज किसके द्वारा किया गया, तो आपको बस एक नाम याद रखना है। नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि सिंधु सभ्यता को प्राऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज युग में रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मतलब वहाँ के मुख्य निवासी कौन थे, तो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। और इस सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? तो कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज में इसको रखा जाता है। और ये क्या है? एक प्रो हिस्ट्रिक यानी कि प्राऐतिहासिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम टॉप पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल सूतका गेडोर, ठीक है, जो कि बलूचिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल की अगर हम बात करें, ठीक है, पश्चिमी पुरास्थल सुतकाडोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरास्थल की बात करें तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। उत्तरी पुरास्थल मादा, ठीक है, उत्तरी पुरास्थल मादा जो कि अखनूर, जम्मू कश्मीर के अखनूर जिला में है। तथा दक्षिणी पुरास्थल दाइमाबाद की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। तो ये सारे जो भी इंपॉर्टेंट है इसको नोट डाउन कर लीजिए साथ में, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया गया कि सिंधु सभ्यता, ठीक है, सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो ये जो सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। तो जो ये सैंधव सभ्यता था, इससे जो मतलब परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 जो स्थल थे उनको बड़े नगरों की संज्ञा दी गई। ये कौन कौन से हैं आइए इसको जान लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा हड़प्पा, गनवाड़ी वाला, धौलावीरा, राखीगढ़ और कालीबंगन। तो ये 6 जो है बड़े नगर की संज्ञा इनको दिया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक जो स्थल थे, ठीक है, जो सर्वाधिक जगह थे वो गुजरात में खोजे गए। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी जो हड़प्पा संस्कृति के जो भी ज़्यादातर चीज़ खोजे गए कहाँ पे खोजे गए? तो गुजरात में खोजे गए। अगला पॉइंट दिया गया कि लोथल एवं सुतकोतदा, ठीक है, जो लोथल और सुतकोतदा था ये क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, ठीक है। ये दोनों क्या थे? सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया गया है कि जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ। तो जूते हुए खेत का और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इनका साक्ष्य तो ये कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगन से प्राप्त हुआ था। आगे दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नगार संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त किया गया अन्नगार यानी कि जहाँ पे अन्न रखा जाता था, ठीक है, तो ये सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। किस सबसे बड़ी इमारत किसकी है? तो सैंधव सभ्यता की। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है आगे क्या दिया गया? तो आगे दिया गया यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानगार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। तो ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त
जो बृहत स्नानगृह क्या है, एक प्रमुख स्मारक है, ठीक है, जिसका यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और गहराई दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। तो अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त किया गया, तो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बात करें तो आगे क्या दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता जो कि पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली, उसके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। तो इसमें पूछा जाता है, ठीक है, ये सवाल यहाँ से आता है कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील जो हुआ पशुपतिनाथ का मूर्ति, तो उसके चारों ओर कौन कौन से जानवर विराजमान है, ये पूछा जाता है। तो जानवर का नाम याद रखना है, हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, एक डांसिंग डॉल मिला है, ठीक है, यानी कि नर्तक यानी कि नाचती हुई एक डॉल का मिला है, जो किस चीज़ का था, कांस्य की मूर्ति था, ठीक है, किस कांस्य से बना मूर्ति कहाँ से मिला, तो मोहनजोदड़ो से मिला। चलिए इसको आगे कर लेते हैं और आगे देखते हैं। तो आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया कि हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, ठीक है। तो हड़प्पा के मोहरों पर अगर देखेंगे तो सबसे अधिक एक श्रृंगी यानी कि सींग वाला जो पशु था उसका अंकन ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि मनके बनाने के कारखाना लोथल एवं चनहुदारों से मिले हैं, ठीक है। तो मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिला, तो लोथल और चनहुदारों से मिला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है, नेक्स्ट क्या दिया गया है कि सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, ठीक है। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, लिपि दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता था, और जैसे ही एक लेख मतलब लाइन पूरा हुआ, जैसे मान लीजिए कि इधर से शुरू हुआ, इधर से कोई चीज़ लिखते हुए इधर आया और फिर यहाँ उसके बाद इधर गया, फिर इधर गया, इस तरह से लिखाता था, ठीक है, इस तरह से लिखाता था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई। तो वहाँ पे कौन सा पद्धति अपनाया गया, ग्रिड पद्धति, ठीक है। इस तरह से जैसे मान लीजिए कि इस तरह से, ठीक है, तो ये चारों तरफ क्या हुआ, रोड हो गया घर के और बीच में ये घर हो गया, ठीक है। इस तरह से ग्रिड पद्धति इसको बोलते हैं। तो इस तरह से मतलब कि चारों तरफ से घर और रोड चारों तरफ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक घर हो गया, तो इधर से भी रोड, इधर से भी रोड, इधर से भी रोड, इधर से भी रोड, फिर यहाँ पे घर हो गया। तो इस घर के लिए इधर भी रोड, इधर भी रोड, फिर यहाँ पे घर हो गया, फिर यहाँ पे घर हो गया। इस तरह का पद्धति अपनाया गया था इन लोगों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया कि घरों के दरवाजों और खिड़कियाँ, ठीक है, घर के जो दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खोलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। तो ये भी याद रखना है कि जो इन लोगों का घर का दरवाजा था वो किधर खुलता था, पीछे की ओर खुलता था। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो जो लोथल नगर है वहाँ का जो दरवाजा और खिड़की था सिर्फ वही किधर खुलता था, तो वो सिर्फ सड़क की तरफ खुलता था, बाकी इसका घर के पीछे की तरफ खुलता था। नेक्स्ट दिया गया कि सिंधु सभ्यता के मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था, तो गेहूं और जौ था। याद रखिएगा कि गेहूं और जौ था। सेंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। तो मिठास के लिए सेंधववासी द्वारा किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, तो शहद यानी कि हनी जो होता है उसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। तो चावल के दाने कहाँ से मिले हैं, रंगपुर एवं लोथल से मिले हैं, जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। तो अगर जो मान लीजिए चावल के दाने मिले रंगपुर और लोथल से, तो इससे क्या प्रूफ मिलता है कि वहाँ पे धान की खेती हुआ करती थी। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। तो चावल का जो सबसे पहला साक्ष्य हुआ मिला वो कहाँ से मिला, तो वो लोथल से ही मिला, ठीक है। कहाँ से मिला, लोथल से मिला। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तो सुरकोतदा की बात कर ले, कालीबंगन की बात कर ले या फिर लोथल की बात कर ले, तो वहाँ से जो सैंधवकालीन घोड़े थे उसके अस्थि पंजर मिले, यानी कि जो घोड़े मर जाते हैं तो उसका अस्थि का जो मिलता है, सिर्फ बॉडी का अस्थि, वो यहाँ से मिले हैं। आगे दिया गया है कि तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी, ठीक है। तिल की जो इकाई थी वो संभवतः क्या थी, 16 की अनुपात में थी। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। तो जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो लोग यातायात के लिए क्या किस चीज़ का प्रयोग करते थे, तो 2 पहिए या फिर 4 पहिए
वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, उसको हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सिंधु काल में विदेशी व्यापार। तो सिंधु काल में विदेशी व्यापार के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि आयातित वस्तुएं, और इधर दिया गया है प्रदेश। तो ठीक है, जो किस चीज़ का कहाँ से आयात होता था, तांबा की बात करें तो तांबा का आयात कहाँ से होता था, तो तांबा का खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान से। अगर चांदी की बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान से। सोना की बात करें तो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। टीन की बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान। गोमेद की बात करें तो सौराष्ट्र। लाजबर्द तो मेसोपोटामिया। सीसा तो ईरान। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, काफ़ी ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सब के सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित। ठीक है, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है, तो जो मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का जो मतलब जो वर्णित किया गया है, उसके बारे में बताया गया है, उसका अभिप्राय भी कहाँ से है, तो सिंधु सभ्यता से है। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। तो हड़प्पा संस्कृति के शासन किसके वर्णों हाथों में था, तो वर्णिक वर्ग के हाथों में था। नेक्स्ट दिया गया है कि पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदारो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो पिगट के द्वारा बताया गया है कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है, ये दोनों क्या है, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, धरती माता का ही पूजा करते थे, इस वजह से क्योंकि वो उपज करती थी, अन्न उपजाने वाली माता, यानी कि उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। अगला है कि वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के चलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। तो शिव पूजा या फिर वृक्ष पूजा की अगर हम बात करें तो इनका भी प्रचलन कहाँ से मिलता है, तो सिंधु सभ्यता से मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट दिया गया है कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। तो जो स्वास्तिक का चिन्ह हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। क्या बात हो रहा है कि जो स्वास्तिक चिन्ह है संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगर सिंधु घाटी सभ्यता के नगर की बात करें तो वहाँ पे मंदिरों का, किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है कि यहाँ वहाँ पे कोई मंदिर भी हुआ करता था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी का उपासना सर्वाधिक प्रचलित था। ठीक है, तो मातृदेवी का उपासना सबसे ज़्यादा प्रचलित था कहाँ पे, सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया गया कि पशुओं में कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। तो जो कुबर वाला सांड है, इस सभ्यता के लोगों के लिए क्या था, विशेष पूजनीय था। ठीक है, कहाँ पे, तो सिंधु सभ्यता में। नेक्स्ट दिया गया है कि स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की जो मूर्तियाँ हैं अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, तो ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो सैंधव समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है कि सेंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते थे। तो सेंधववासी के बारे में पूछा जाएगा कि वो किस तरह के वस्त्र का प्रयोग करते थे, तो याद रखिएगा कि वो ऊनी और सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सेंधववासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, इन सब साधनों का प्रयोग करते थे। ठीक है, किस चीज़ का, तो मछली को पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि ये साधनों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये भी याद रखना है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस तरह के मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करते थे, तो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। तो तलवार का उस टाइम खोज नहीं हुआ था, लोग तलवार का यूज़ नहीं करते थे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। कालीबंगान एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। ठीक है, तो कालीबंगान एक मात्र ऐसा हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका जो निचला शहर था वो सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। पर्दा
प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ठीक है, जो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति था ये कहाँ पे प्रचलित थी, तो सिंधु सभ्यता थी उसमें ये क्या थी, प्रचलित थी, पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी गाड़ने, ठीक है, तो जला देना या फिर जमीन में उसको गाड़ देना, दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। ठीक है, तो इस टाइम दोनों जो प्रथाएं थी प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। तो याद रखिएगा कि हड़प्पा में दफनाने की जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। लोथल, ठीक है, लोथल एवं कालीबंगान में युग्म समाधियां मिली हैं, यानी कि अगर लोथल और कालीबंगान की बात करें तो वहाँ पे दोनों चीज़ें होती थी, यानी कि जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया कि सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। यानी कि जब पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का मेन रीजन क्या था, किस वजह से वहाँ विनाश हुआ, तो आपको याद रखना है कि वहाँ पे बाढ़ के वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, वहाँ पे बाढ़ आ गया जिस वजह से वहाँ क्षतिग्रस्त चीज़ें, ऐसा मतलब संभवतः माना जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। तो उस टाइम जो आग में पकी हुई मिट्टी थी उसको क्या कहा जाता था, टेराकोटा। ठीक है, टेराकोटा कहा जाता है। यहाँ पे दिया गया कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी, कर्ता एवं वर्तमान स्थिति दिया गया है, तो इसको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, दिया गया है कि हड़प्पा, क्या दिया गया, हड़प्पा, जो कि किस नदी, हड़प्पा प्रमुख स्थल हो गया, नदी रावी, दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। कब इसका खोजे, तो 1921 में। कहाँ पे, तो पाकिस्तान एवं मोंटगोमरी जिला। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी पर देखने को मिलेगा। राखल दास बनर्जी, ठीक है, 1922 में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला। ठीक है, उसके बाद चन्हुदरो की बात करें तो ये भी सिंधु नदी पर है, पाया गया। गोपाल मंजूमदार, ठीक है, के द्वारा इसका खोज किया गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें वर्ष का तो 1931 में सिंध प्रांत पाकिस्तान में इसको मिला। ठीक है, मिला। कालीबंगान की बात करें तो घग्गर नदी, बीबी लाल एवं बीके थापर 1953 में इसका खोज हुआ, राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में। ठीक है, उसके बाद बात करें तो कोटदी जी की बात करें तो सिंधु नदी पे फजल अहमद 1953 में सिंध प्रांत का खैरपुर स्थल। ठीक है, उसके बाद रंगपुर की बात करें तो मादर रंगनाथ राव 1953-54 में गुजरात का कठियावाड़ जिला। उसके बाद अगर बात करें रोपर का तो सतलज, जो कि यज्ञदत्त शर्मा 1953-56 सन है, और पंजाब का रोपड़ जिला। उसके बाद लोथल की बात करें तो भोगवा नदी पर रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया 1955 और 62, और गुजरात का अहमदाबाद जिला। ठीक है, उसके बाद आलमगीरपुर की बात करें तो हिंडन नदी यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया, कब खोजा गया, 1958 में, और उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला इसका स्थिति। ठीक है, स्थिति यहाँ पे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है, तो आगे यहाँ पे दिया गया सूचका गेडोर, तो जो दास्यक नदी, ऑरेंज स्टाइल, जॉर्ज डेल्स 1927 से 1962 पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे। बनवाली की बात करें तो रंगोई नदी पर रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1974 में खोजा गया, और इसका स्थिति की बात करें तो हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा भी रंगाई नदी पे था, रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा 1990-91 में गुजरात के कच्छ जिला में। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके आगे अगर हम जो भी चीज़ें कवर करेंगे वो रहेगा वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।